आखिर ईरान को ही बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? अभी जबकि कुछ समय पहले पूरे विश्व के पटल पर ऐसे मुद्दे फ्रंट फुट पर खेल रहे थे, जिसमें एप्स्टीन फाइल हो या फिर दुनिया भर पर ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ्स। खुद अमेरिका के अंदर जो जनता थी वो टैरिफ से परेशान। 1951 से ईरान के एक प्रधानमंत्री बने थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, मोहम्मद मोसादेक। और मोहम्मद मोसादेक के द्वारा जो ईरान के प्राकृतिक संसाधन थे, तेल, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। दरअसल इससे पहले क्या था, ब्रिटेन की जो कंपनी थी उनका यहां वर्चस्व था और यहां के इन प्राकृतिक संसाधनों पर, मतलब तेल की जो लूट थी, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा ब्रिटेन वाले ले जाते थे। लेकिन मोसादेक ने ऐसी नीतियां बनाई, उसका राष्ट्रीयकरण किया और यह कहा कि इस तेल के खेल में जितना भी मुनाफा होता है, इस पर पहला अधिकार हमारे देश का है, यानी ईरान का है। और स्वाभाविक भी है, केवल ईरान ही नहीं, दुनिया भर का कोई भी देश हो, भले ही हम अपने ऊपर भी यदि विचार करें कि हमारे यहां के अगर प्राकृतिक संसाधन हैं और कोई दूसरे देश के लोग उन प्राकृतिक संसाधनों की लूट, प्राकृतिक संसाधन ही नहीं, XYZ कोई भी हमारे यहां के अगर संसाधन हैं और दूसरे देश की कंपनियां यदि उसको लूट कर लेकर जा रही हैं, तो जनता में एक पीड़ा होती है। और यदि इसी प्रकार की पीड़ा नेता के अंदर भी होती है, देश के लीडर के अंदर भी होती है, तो ये हर लीडर या देश की जनता ये चाहती है कि हमारे संसाधनों पर पहला अधिकार हमारा हो, उसमें जितना भी मुनाफा है उस पर पहला अधिकार हमारा हो। इसी प्रकार का ये जो डिसीजन है, ये मोहम्मद मोसादेक के द्वारा 1951 में लिया गया था और इस तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो अब जब इस तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, तो उससे जो मुनाफा है उस पर पहला अधिकार ईरान का। वो कंपनियां जो पहले उस संसाधन को लूट रही थी, उनका मुनाफा कम हो गया। तो ब्रिटेन ने अमेरिका को साथ में मिलाया, क्योंकि ब्रिटेन को यह पता था कि मैं अकेला यहां पर कुछ नहीं कर सकता और वापस से अगर मुनाफा लेना है तो इस व्यक्ति को सत्ता से हटाना पड़ेगा। इस व्यक्ति को सत्ता से हटाने के लिए इनके ही लोगों के द्वारा इसके खिलाफ बगावत करानी पड़ेगी, उनको सड़कों पर उतारना पड़ेगा। ऐसे में अमेरिका का सहयोग अपेक्षित है, अमेरिका के बिना यह संभव नहीं है। यहां पर तख्ता पलट किया गया, इस व्यक्ति को सत्ता से हटाया गया और इस व्यक्ति को सत्ता से हटाकर एक कठपुतली व्यक्ति जो पश्चिमी देशों की नीतियों के अनुसार यहां पर चलता रहे और शासन को चलाता रहे, उस व्यक्ति को सत्ता पर बैठा दिया गया। वो व्यक्ति था मोहम्मद रजा पहलवी। ये व्यक्ति आया और जिस उद्देश्य के लिए लाया गया था, उस उद्देश्य की पूर्ति वापस शुरू हो गई और वो जो कंपनियां थी, ब्रिटेन की कंपनियां थी, उनको वापस से मोटा मुनाफा मिलना शुरू हो गया, क्योंकि नीतियों को बनाने, उनको लागू करने में इस व्यक्ति के द्वारा उन्हीं सारे हितों को ध्यान में रखा जाने लगा। अब लेकिन जनता तो सब देखती है, जनता यह समझती है कि यह व्यक्ति जो ईरान का हित चाहता था, उसको सत्ता से हटा दिया गया है। यह व्यक्ति जो उन कंपनियों को मुनाफा दे रहा है, और इतना ही नहीं, वहां से पश्चिमी देशों से जो भी इलेक्ट्रॉनिक है, सैन्य उपकरण है, उनको जब इंपोर्ट किया जाता है तो उसमें भी उनका मोटा मुनाफा होता है। इससे फाइनली कहीं ना कहीं ईरान का तो लॉस है, उन देशों का फायदा हो रहा है। तो जनता ये सब देख रही है, तो उस जनता में भी तो एक बगावत फिर से आ सकती है, विद्रोह फिर से आ सकता है। तो उस जनता को दबाए रखने के लिए एक पुलिस बनाई गई और उसको कहा गया सावक। और इस सावक के द्वारा क्या किया गया, इस पुलिस के द्वारा बड़े पैमाने पर आम जनता को पकड़ा गया, निर्मम हत्याएं की गई और मौत के घाट उतार दिया गया। अब यह भी पता था कि लंबे समय तक यदि सत्ता में रहना है तो फिर आपको सांस्कृतिक स्तर पर जाकर वहां पर बदलाव करने पड़ेंगे। आपको जो पश्चिमी संस्कृति है, उस पश्चिमी संस्कृति को यहां पर थोपना पड़ेगा, ताकि किसी देश की जब सांस्कृतिक वैल्यूज जब आप खत्म करेंगे तो एक प्रकार से वो देश खत्म हो जाता है, उसकी वैल्यूज खत्म हो जाती हैं, लोगों की सोच में परिवर्तन आ जाता है। तो फिर सांस्कृतिक जो कल्चरल जो इंजेक्शन है वो देने यहां पर शुरू किए गए। तब ये खेल होता है 1979 में, जिसको हम इस्लामिक रेवोल्यूशन बोलते हैं, इस्लामिक क्रांति बोलते हैं। ध्यान देना 1979 में यहां पर इस्लामिक क्रांति होती है। एक व्यक्ति अब पर्दे के सामने आता है, वो व्यक्ति है अयातुल्ला खामनेई। अयातुल्ला खामनेई आता है और अयातुल्ला खामनेई ने यह कहा कि हम ना तो पश्चिमी देशों की सुनेंगे, ना हम पूर्वी देशों की सुनेंगे, हमें जो करना है या नहीं करना है हम केवल अपनी बात सुनेंगे और हम स्वयं अपना डिसीजन लेंगे। लेकिन यह करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक कोई व्यक्ति अगर सत्ता में बैठा है, उसके खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए आपको कुछ आइडियोलॉजिकली टूल चाहिए होते हैं। तो इसीलिए धर्म, संस्कृति और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे थे, इन मुद्दों पर लोगों को एकजुट किया, इकट्ठा किया और सत्ता परिवर्तित कर दिया गया। शाह को यहां से भागना पड़ा और अयातुल्ला खामनेई यहां के सर्वोच्च लीडर बन गए। अमेरिका के लिए, ब्रिटेन के लिए, पश्चिमी देशों के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ा झटका था
कि ईरान में अब ऐसी सत्ता आ चुकी थी जो अब उनकी नीतियों के हिसाब से नहीं चलेगी, उनकी नीतियों के हिसाब से ही उस कार्य को एग्जीक्यूट नहीं करेगी। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में अब एक दौर आता है कि लोगों को आपस में लड़ाया जाए। इसी दौरान इराक और ईरान के बीच में युद्ध हो जाता है। इराक के एक लीडर का नाम आपने सुना होगा, सद्दाम हुसैन का। ध्यान देना, ये वही सद्दाम हुसैन है जिसको अमेरिका ने पकड़ लिया था और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के द्वारा इसको फांसी पर लटका दिया गया था, सद्दाम हुसैन को। लेकिन ये सद्दाम हुसैन वही है जिससे अमेरिका स्वयं बगदाद में जाकर मिला था 1983 में। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को हथियारों की सप्लाई की थी। जब ये दोनों देश लड़ रहे थे, ईरान और इराक, 1980 से 1988 तक, लगभग 8 वर्षों तक ये युद्ध हुआ था। इराक ने ईरान पर पहले हमला किया था। अमेरिका ने बगदाद में जाकर 1983 में सद्दाम हुसैन के साथ में हाथ मिलाया था। और इतना ही नहीं, अमेरिका ने इराक और ईरान दोनों को यहां पर हथियार बेचे थे और इस युद्ध में दोनों को ही हथियार बेचकर और मोटा मुनाफा कमाया था। सद्दाम हुसैन को जब पकड़ा गया था अमेरिका के द्वारा, जब वहां के प्रेसिडेंट थे अमेरिका के जॉर्ज डब्ल्यू बुश, तो यह कहा गया था कि इराक के पास में ऐसे हथियार हैं जिसके द्वारा इराक मास लेवल पर लोगों का नरसंहार कर सकता है। यह कहकर पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद फांसी पर लटका दिया गया। बाद में जब जांच की गई तो वो जो मास ऐसे हथियार बताए गए थे कि मास लेवल पर लोगों का नरसंहार किया जा सकता है, एक भी ऐसा कोई हथियार नहीं मिला कि जिसके आधार पर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की हत्याएं की जा सकती हो। खैर, सद्दाम हुसैन को मौत के घाट उतार दिया था और ज्यादातर मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने वो दौर देखा होगा, उस समय देखा होगा और हो सकता है वो वीडियोस भी देखे होंगे जब सद्दाम हुसैन को मौत के घाट उतार दिया गया था। खैर, अभी पार पड़ नहीं रही थी, ये युद्ध भी हो लिया, लेकिन ईरान जो है वो अमेरिका की सुन नहीं रहा था। अमेरिका यहां पर एक एग्रीमेंट लेकर आता है और उस एग्रीमेंट को कहा जाता है पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट। यानी कि अमेरिका ये चाहता था कि मेरा वर्चस्व बना रहे, मेरा प्रभाव बना रहे, इसीलिए एक एग्रीमेंट लाया गया। वो एग्रीमेंट आज भी है, इनफोर्स है, कि यदि आपको पेट्रोलियम खरीदना है, तेल अगर आपको खरीदना है, तो आप डॉलर में ही व्यापार करोगे। इससे क्या होगा, आपको पेट्रोलियम खरीदने से पहले डॉलर परचेज करना पड़ेगा, यानी कि डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब अमेरिका की वैल्यू बढ़ेगी और प्रत्येक देश की अमेरिका से एक प्रकार से आर्थिक निर्भरता रहेगी ही रहेगी। ईरान ने यह तय किया कि हम डॉलर में बेचें, रुपए में बेचें, या हमारी खुद की मुद्रा में बेचें या ना बेचें, यह तय करने वाले हम हैं। अमेरिका हमारी तरफ से यह तय नहीं करेगा कि हम किस मुद्रा में इसको खरीदें हैं, किस मुद्रा में इसको बेचें। अब ईरान लगातार जब अमेरिका की नहीं सुन रहा है तो अमेरिका एक एक्शन प्लान लेकर आया जिसको ज्वाइंट कंप्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा गया। मतलब अमेरिका ने कुछ देशों को और ईरान को बैठाया। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है, उस सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश हैं, जिसमें आपका अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और जर्मनी है। इसके अलावा कुछ देशों का संगठन जिसको हम यूरोपियन यूनियन बोलते हैं, उसको भी बैठाया और ईरान को भी बैठाया और यह कहा कि एक समझौता करते हैं कि एक एजेंसी है IAEA, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इस एजेंसी के अधिकारी ईरान में जाएंगे और वहां पर जाकर यह जांच करेंगे कि ईरान कहीं पर न्यूक्लियर एनरिचमेंट तो नहीं कर रहा है। जब परमाणु बम बनाया जाता है तो उसके लिए एक आवश्यक प्रक्रिया होती है जिसको एनरिचमेंट प्रोग्राम कहा जाता है। इस पर किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। ईरान ने कहा ठीक है, आप अधिकारी भेजिए और बार बार हमारी जांच करिए, हम एनरिचमेंट नहीं कर रहे हैं। IAEA के जब अधिकारी गए, बार बार वहां पर गए और जांच की, और उन्होंने ये कहा कि परमाणु कार्यक्रम से रिलेटेड जितनी भी शर्तें हैं ईरान के द्वारा उनकी पालना की जा रही है और ईरान के द्वारा इस प्रकार का कोई भी एनरिचमेंट नहीं किया जा रहा। ईरान के द्वारा अपने एनरिचमेंट को 4% तक ला दिया गया था, जबकि न्यूक्लियर एनरिचमेंट, परमाणु बम बनाने के लिए आपको 98% तक एनरिचमेंट करना पड़ता है। अब डोनाल्ड ट्रंप जब अपने पिछले कार्यकाल में आए थे तो ये सारी बातें तो बन तो नहीं रही। तो अब क्या किया जाए कि भाई IAEA के अधिकारी वहां पर गए हैं, बाकायदा उनके द्वारा क्लीन चिट दे दी गई है कि इस प्रकार का कोई भी एनरिचमेंट ईरान के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने आकर ये जो एग्रीमेंट किया था, मतलब ये जो ज्वाइंट कंप्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो किया था, सबसे पहले तो इससे अपने आप को बाहर किया कि भैया मैं तो अमेरिका को करता हूं इससे बाहर। और बाहर करने के बाद सबसे पहले लगाए ईरान के ऊपर सैंक्शन कि दुनिया का कोई भी देश अगर ईरान के साथ में, रूस के साथ में, नॉर्थ कोरिया के साथ में अगर कोई व्यापार करेगा तो वो अमेरिका का दुश्मन है। फिर इसके अलावा वो इतने ही नहीं रुके डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो एक इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम होता है जिसको स्विफ्ट कहा जाता है,
मतलब जब आप इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन करते हैं, आपको यहां से पैसा किसी दूसरे देश में भेजना है या मंगवाना है, तो एक बैंकिंग सिस्टम होता है जिसको स्विफ्ट कहा जाता है। उस स्विफ्ट के बिना आप नहीं कर सकते। कुछ एक देश हैं, चीन और रशिया, उनका एक अपना सिस्टम है, लेकिन भारत का ऐसा अपना कोई खुद का सिस्टम नहीं है। आपको स्विफ्ट के थ्रू ही ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने पड़ते हैं। उस स्विफ्ट जो सिस्टम था उससे ईरान को बाहर कर दिया गया, जिसके कारण अब इंटरनेशनल ट्रेड वो नहीं कर पा रहा था। उसकी मुद्रा का तेजी से अवमूल्यन होने लग गया और यह स्थिति हो गई कि देश में जरूरत के जो बहुत सारे टूल्स थे, ईरान खुद उनको भी परचेज नहीं कर पा रहा था। इतना ही नहीं था, अब ईरान को जब आइसोलेट कर दिया गया, अलग थलग कर दिया गया और दूसरे देशों को कह दिया गया कि तुम ईरान से अगर कुछ भी व्यापार करोगे तो तुम अमेरिका के दुश्मन हो। इतने ही नहीं रुके डोनाल्ड ट्रंप, और अपने उस पिछले जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में वहां के जो सैन्य कमांडर थे सुलेमानी, ड्रोन से हमला करके और सुलेमानी को मौत के घाट उतार दिया गया। अब यह था डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल। अब इस दूसरे कार्यकाल में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चली रही थी। एप्स्टीन फाइल चल रही थी, डोनाल्ड ट्रंप का नाम बार बार ऐसे उछल रहा था जैसे कोई गेंद बार बार बास्केट से बाहर निकलकर आ रही हो। इसके अलावा ये जो टैरिफ खेला जा रहा था, जिसके कारण खुद अमेरिका की जनता परेशान हो रही थी। वहां के सुप्रीम कोर्ट का जो फेडरल कोर्ट है, उसका भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डिसीजन आ गया। इसके अलावा जनता पर जब पैसे की मार, फाइनली अंतिम उपभोक्ता तो वही है, उस पर जब पैसे की मार पड़ रही थी और डोनाल्ड ट्रंप की जो लोकप्रियता है वो अमेरिका में कम होती जा रही थी, तो ऐसे में इन सारे मुद्दों से कैसे ध्यान हटाया जाए जनता का, और ले जाकर अटैक कर दिया गया ईरान के ऊपर और ईरान को बना दिया गया बलि का बकरा। और जो यहां के सुप्रीम लीडर थे अयातुल्ला खामनेई को मौत के घाट उतार दिया गया। उम्मीद है कि यह विषय आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। यानी सीधा सा मतलब है कि या तो आप जो शक्तिशाली है उसकी बात को मानो, अगर आप नहीं मानोगे तो फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो, जब तक कि या तो आप स्वयं अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लो, इतना ताकतवर बना लो कि सामने वाला आप पर धौंस ना जमा सके, और अगर आप कमजोर हो तो धौंस जमाएगा और आपको मानना ही पड़ेगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।